Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हम उठा रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 12 की समाजशास्त्र की किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, चैप्टर 6, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन। हम सिर्फ इसका सार नहीं समझेंगे, बल्कि इसे पिछले सालों के यूपीएससी सवालों से भी जोड़कर देखेंगे ताकि तैयारी और पुख्ता हो। और हाँ, इस तरह की बेहद उपयोगी सामग्री आप तक लगातार पहुंचती रहे, इसके लिए कृपया हमें सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके और जुड़कर अपना समर्थन ज़रूर दें। आपके सहयोग से ही हम ये काम जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल ग्लोबल शब्द तो हर चीज़ से जुड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल कल्चर। लेकिन जब हम समाजशास्त्र के नज़रिए से वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ व्यापार के बारे में है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ आर्थिक नजरिए से ही देखते हैं, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। सरल शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के अलग अलग लोगों, समाजों और देशों के बीच एक दूसरे पर निर्भरता का बढ़ना। हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते अब किसी एक देश की सीमाओं में बंधे नहीं हैं, वो पूरी दुनिया में फैल गए हैं। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसको रफ्तार दी है सूचना और संचार की टेक्नोलॉजी ने। आज हम एक ईमेल भेजते हैं और वो सेकंडों में दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। विचार, पैसा, लोग, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा तेजी से घूम रहा है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत ये भी कहते हैं कि ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। भारत तो हजारों सालों से दुनिया से जुड़ा रहा है। मुझे तुरंत सिल्क रूट का ख्याल आता है, जिसके जरिए हमारा व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान चीन, फारस, मिस्र और रोम जैसी महान सभ्यताओं के साथ होता था। तो क्या आज का वैश्वीकरण बस उसी का एक नया तेज वर्जन है? बिल्कुल। भारत के वैश्विक संबंध बहुत पुराने हैं, लेकिन आधुनिक वैश्वीकरण और उस दौर के संबंधों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क है रफ्तार और पैमाने का। सिल्क रूट कुछ खास चीजों और मार्गों तक सीमित था, है ना? आज का वैश्वीकरण हर चीज को, हर जगह को छू रहा है। और इसकी असली नींव, जैसा कि किताब में भी जिक्र है, उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म के दौर में रखी गई थी। ब्रिटिश शासन सिर्फ एक राजनीतिक कब्जा नहीं था, वो एक वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा था। उन्होंने हमारे भूमि कानून बदले, ये तय किया कि किसान कौन सी फसल उगाएंगे, जैसे नील और कपास, और पूरी अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश पूंजीवाद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, और उन्होंने जो रेलवे और टेलीग्राफ का जाल बिछाया, उसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से इस तरह जोड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल। आज का वैश्वीकरण उसी नींव पर खड़ा है, बस अब टेक्नोलॉजी और कंपनियों ने इसे एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा असर तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, खासकर 1991 के बाद। हम अक्सर उदारीकरण या लिबरलाइजेशन शब्द सुनते हैं। उस दौर की कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अचानक अपनी आर्थिक नीतियां बदल दी? 1991 भारत के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक मोड़ था। उससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह की संरक्षित अर्थव्यवस्था थी। मतलब? प्रोटेक्टेड इकोनॉमी। सरकार तय करती थी कि बाहर से क्या आएगा, कितना आएगा, और विदेशी निवेश पर भी बहुत सख्त नियम थे। इसका मकसद घरेलू उद्योगों को बचाना था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 1980 के दशक के अंत तक देश एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गया था। हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खत्म हो गया था। इस संकट से निकलने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन ये कर्ज मुफ्त में तो नहीं मिला होगा, जरूर कुछ शर्तें रही होंगी। बिल्कुल। इन्हीं शर्तों को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स कहा गया। इसके तहत भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने के लिए कहा गया। अच्छा। इसी को उदारीकरण की नीति कहते हैं। इसका मतलब था आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की इजाजत देना और सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना। संक्षिप्त में बाजार को ज्यादा आजादी देना। हाँ,
और सरकार का हस्तक्षेप कम करना। और इसी दौर में हमने पार-राष्ट्रीय निगमों यानी ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस या टीएनसीज का नाम बहुत सुनना शुरू किया। ये कंपनियां काम कैसे करती हैं? टीएनसीज वैश्वीकरण का सबसे बड़ा चेहरा है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका कारोबार एक से ज्यादा देशों में फैला होता है। किताब में इसके बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, जैसे कोका कोला ने 1993 में भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पार्ले ड्रिंक्स को खरीद लिया। हाँ, तो थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट जैसे बेहद लोकप्रिय भारतीय ब्रांड रातों रात एक अमेरिकी कंपनी के हो गए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे टीएनसीज स्थानीय बाजारों पर कब्जा करती हैं। और नाइकी का उदाहरण तो और भी साफ तस्वीर दिखाता है। किताब बताती है कि कैसे नाइकी अपने जूते खुद नहीं बनाती बल्कि दुनिया भर के विकासशील देशों में ठेके पर बनवाती है। सही कहा। उत्पादन लागत कम रखने के लिए वो अपना काम पहले जापान से दक्षिण कोरिया, फिर थाईलैंड और इंडोनेशिया ले गई, और अब भारत जैसे देशों में भी उत्पादन हो रहा है। ये तो एक तरह से सबसे सस्ते श्रम की वैश्विक खोज है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसका सबसे कमाल का उदाहरण है पोंटियाक लेमैंस कार का। स्रोत के मुताबिक अगर ये कार $20,000 में बिकती है तो आप सोचेंगे कि ये सारा पैसा अमेरिका गया। हाँ, जाहिर है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से सिर्फ $7,600 ही अमेरिकियों को जाता है, डिजाइनर, वकील, बैंकर्स को। बाकी का $6,000 दक्षिण कोरिया को जाता है मजदूरी और असेंबली के लिए, $3,500 जापान को एडवांस इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, अच्छा, $1,500 जर्मनी को स्टाइलिंग और डिजाइन के लिए, और बाकी छोटे मोटे पुर्जों के लिए ताइवान, सिंगापुर और ब्रिटेन को। कमाल है। मतलब एक कार जिसे हम अमेरिकन समझते हैं वो असल में ग्लोबल प्रोडक्ट है। ये तो हमारी राष्ट्रीय पहचान की धारणा को भी चुनौती देता है। अब सबसे जरूरी सवाल, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? इन उदाहरणों को वो अपनी परीक्षा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सीधे सीधे यूपीएससी के सिलेबस और सवालों से जुड़ता है। याद कीजिए, 2013 के सामान्य अध्ययन पेपर 3 मतलब जीएस पेपर 3 में एक सवाल पूछा गया था। सवाल था, भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर उदारीकरण के प्रभाव की जांच करें। क्या वे एमएनसीज के साथ संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं? चर्चा करें। हाँ, याद आया। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए पार्ले का कोका कोला द्वारा अधिग्रहण एक परफेक्ट केस स्टडी है। आप बता सकते हैं कि कैसे कुछ भारतीय कंपनियां या तो बिक गईं या मुकाबले से बाहर हो गईं, जबकि कुछ दूसरी कंपनियां जैसे आईटी सेक्टर में वैश्विक स्तर पर सफल भी हुईं। ये उदाहरण आपके उत्तर में वजन डालते हैं। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था और भारहीन अर्थव्यवस्था मतलब वेटलेस इकोनॉमी जैसी अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारहीन अर्थव्यवस्था का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जिसका आधार भौतिक उत्पाद नहीं बल्कि सूचना है, जैसे सॉफ्टवेयर, मीडिया, मनोरंजन, डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा। इसी से जुड़ा सवाल 2018 में भीम ऐप, जो यूपीआई पर आधारित है, के बारे में पूछा गया था। इसी तरह 2022 में विदेशी स्वामित्व वाली ई कॉमर्स फर्मों के संचालन के बारे में एक सवाल था। मतलब ये सब वैश्वीकरण के नए आर्थिक आयाम हैं। बिल्कुल, जहां पैसा और सामान सीमाओं के पार डिजिटल रूप से बह रहा है। तो ये तो हुई पैसे और बाजार की बात, लेकिन वैश्वीकरण का असर सिर्फ हमारी जेब पर ही नहीं, हमारी राजनीति और सरकारों पर भी तो पड़ा होगा। किताब में समाजवादी दुनिया के पतन का जिक्र है। उसने इसे कैसे प्रभावित किया? बहुत गहरा असर पड़ा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा का दबदबा हो गया। इसे ही नव उदारवादी यानी नियोलिबरल आर्थिक नीतियों का दौर कहा जाता है, जिसकी बात हमने पहले की। और इसका राजनीतिक असर? इसका राजनीतिक असर ये हुआ कि राज्य की भूमिका बदलने लगी। पहले माना जाता था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन नव उदारवादी सोच कहती है कि सरकार को इन चीजों से पीछे हटना चाहिए और बाजार को काम करने देना चाहिए। इससे राज्य की शक्ति कुछ हद तक कम हुई है। और क्या कोई नई तरह की संस्थाएं उभरी हैं जिन्होंने राज्य की जगह ली है? हाँ, बिल्कुल। अब फैसले सिर्फ देशों की सरकारें नहीं लेती। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO नियम बनाते हैं जो हर सदस्य देश को मानने पड़ते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन मतलब INGOs जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल या ग्रीन पीस भी सरकारों पर अपनी नीतियों को बदलने के लिए दबाव डालते हैं। तो अब राजनीति एक वैश्विक मंच पर खेली जा रही है। सही कहा। और अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा महसूस होता है, संस्कृति। एक डर हमेशा से रहा है सांस्कृतिक समरूपता का, मतलब कल्चरल होमोजेनाइजेशन का, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में लोग एक ही तरह के कपड़े पहनने लगेंगे, एक ही तरह का खाना खाएंगे और एक ही हॉलीवुड फिल्म देखेंगे।
क्या हमारी स्थानीय संस्कृतियां खत्म हो जाएंगी? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही आकर्षक प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसे समाजशास्त्री ग्लोकलाइजेशन कहते हैं। ग्लोकलाइजेशन? हाँ, ये शब्द ग्लोबल और लोकल को मिला के बनाया है। इसका मतलब है कि वैश्विक चीजें जब किसी स्थानीय जगह पर पहुंचती हैं, तो वे वहां की संस्कृति के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं और कभी-कभी एक बिल्कुल नई चीज बना देती हैं। तो वैश्वीकरण संस्कृति को मिटाता नहीं, बल्कि उसे बदल देता है। ये ग्लोकलाइजेशन का आइडिया बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये है कि संस्कृति एक तरफा रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, बल्कि हमारी स्थानीय संस्कृति भी वैश्विक चीजों को अपने रंग में ढाल रही है। इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं हमारे पास। किताबें बहुत सटीक उदाहरण दिए गए हैं। मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण लीजिए। अमेरिका में उनका सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट है बीफ बर्गर, लेकिन जब वे भारत आए तो उन्हें पता था कि यहाँ बीफ को लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता है। तो उन्होंने बीफ बर्गर बेचा ही नहीं। बिल्कुल, इसकी जगह उन्होंने महाराजा मैक, जो चिकन का है, और मैक आलू टिक्की बर्गर बनाया, जो खास तौर पर भारतीय बाजार के लिए था। यहाँ तक कि नवरात्रि के त्योहार में वे पूरी तरह शाकाहारी मेन्यू पर चले जाते हैं। हाँ, और यही ग्लोबलाइजेशन का क्लासिक उदाहरण है। और मीडिया में भी हमने ये देखा है। शुरू में जब स्टार टीवी या MTV जैसे चैनल भारत आए तो वे पूरी तरह से अंग्रेजी कार्यक्रम दिखाते थे, लेकिन उन्हें असली कामयाबी तब मिली जब उन्होंने हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम बनाने शुरू किए। सही बात है, कौन बनेगा करोड़पति एक ब्रिटिश शो का भारतीय संस्करण ही तो है। संगीत में भी भांगड़ा पॉप और इंडी पॉप का जन्म हुआ, जिसमें पंजाबी लोक संगीत और पश्चिमी पॉप का मिश्रण था। बिल्कुल, और इसका एक और पहलू है कॉर्पोरेट कल्चर का उदय। TNCs के आने से भारत के बड़े शहरों में काम करने का तरीका बदला। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, डेडलाइंस, टीम वर्क, ये सब एक वैश्विक कामकाजी संस्कृति का हिस्सा है। और इससे महानगरों में एक नया पेशेवर वर्ग, मतलब अपवर्डली मोबाइल प्रोफेशनल्स उभरा है, जिनकी जीवन शैली और आकांक्षाएं वैश्विक प्रवृत्तियों से काफी प्रभावित है। सही। लेकिन ये तस्वीर तो बहुत गुलाबी लग रही है। क्या इसका कोई दूसरा स्याह पहलू भी है? क्या वैश्वीकरण ने हर किसी को फायदा पहुंचाया है या कुछ लोग पीछे छूट गए हैं? और यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें पूछना चाहिए। वैश्वीकरण का प्रभाव सबके लिए एक जैसा नहीं रहा है। इसने जहां कुछ लोगों के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोले हैं, वहीं बहुत से पारंपरिक व्यवसायों और समुदायों की रोजी रोटी छीन ली है। किताब में आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना में है, के सिरसिल्ला के बुनकरों का दर्दनाक जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा है। ये पारंपरिक हथकरघा बुनकर थे, लेकिन जब बाजार विदेशी और पावरलूम से बने सस्ते कपड़ों से भर गया तो वे मुकाबला नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि कर्ज में डूबे कई बुनकरों ने आत्महत्या कर ली। ये बहुत दुखद है। ये हमें याद दिलाता है कि आर्थिक नीतियों का जमीनी स्तर पर इंसानों पर क्या असर पड़ता है। एक और उदाहरण है दोम्बारी जैसे पारंपरिक कला समुदायों का। ये लोग गांव में घूम घूम कर, कलाबाजियां दिखाकर और मनोरंजन करके अपना पेट पालते थे। लेकिन अब लोगों के पास मनोरंजन के लिए टेलीविजन, इंटरनेट और सर्कस जैसे साधन हैं। नतीजा ये हुआ कि इन समुदायों की कला की कोई कदर नहीं रही और उनकी आजीविका लगभग खत्म हो गई है। तो वैश्वीकरण एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल, एक तरफ नए अवसर हैं तो दूसरी तरफ पारंपरिक ज्ञान, कला और व्यवसायों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। तो आज की चर्चा का सार निकालें तो हमने समझा कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू भी हैं। ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन उपनिवेशवाद की नींव पर खड़ी आधुनिक वैश्वीकरण की रफ्तार और दायरा अभूतपूर्व है। हमने ये भी देखा कि कैसे उदारीकरण की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया और TNCs की भूमिका को बढ़ाया, और ये सब UPSC के परीक्षा के लिए कितना प्रासंगिक है। संस्कृति के क्षेत्र में हमने ग्लोकलाइजेशन की दिलचस्प अवधारणा को समझा, जहां वैश्विक और स्थानीय मिलकर कुछ नया बनाते हैं। और अंत में हमने इसके नकारात्मक प्रभावों पर भी गौर किया कि कैसे ये कुछ समुदायों के लिए विनाशकारी भी साबित हुआ है। बिल्कुल। और अब अपने श्रोताओं के लिए एक विचार करने वाला सवाल, जो हमारे आज की चर्चा पर आधारित है। जैसा कि भारत एक डिजिटल और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है, क्या वैश्वीकरण की मांगों और हमारे पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय कलाओं और संस्कृतियों के संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाना संभव है? अगर हाँ, तो कैसे? यह सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगर आपको यह चर्चा फायदेमंद लगी तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन देना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.